Girls, yesterday we started discussing difference between microeconomics and macroeconomics. हमने फर्स्ट टू पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करे थे. सो द फर्स्ट वन वाज कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल कंज्यूमर, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स को, यानी टोटल जो है इकोनॉमी के लेवल पर चीज़ों को और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है. एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करता है. फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है उसमें मेन एलिमेंट जो हम पढ़ते हैं इट इज़ प्राइस, तो उसको आप प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हो. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि मेनली एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम इस पर स्ट्रेस देते हैं. सो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बेस को हम बोल सकते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट से आज हम कंटिन्यू करेंगे. थर्ड पॉइंट है डिफरेंस रिगार्डिंग अजम्पशंस. अजम्पशंस क्या होती हैं? देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कुछ अजम्पशंस हर थ्योरी की स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं. अजम्पशंस मतलब मान्यताएं, कुछ चीज़ें हम मान के चलते हैं कि ऐसी होंगी. सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो डिफरेंट थ्योरीज बनाते हैं या लॉज बनाते हैं, कुछ उन्होंने अजम्पशंस ली होती हैं उस लॉ को बनाने से पहले, कुछ चीज़ें वो मान के चलते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन अजम्पशंस जो बार बार आती हैं वो आती है कांस्टेंट प्राइजेस की. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ चेंज ना हो, सेम रहे, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. सो माइक्रो में ज़्यादातर जो थ्योरीज़ हैं या लॉज हैं उनकी अजम्पशंस क्या होती हैं कि आप मान के चलते हो कि प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, या इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, या कंज्यूमर की प्रेफरेंस में, यानी कि कंज्यूमर की चॉइस में कोई चेंज नहीं आ रहा. ये जो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बट ये अजम्पशंस जो हैं वो लॉज को थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ों को समझने के लिए ऐसी अजम्पशंस ली जाती हैं. ऑल्सो वाइल स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इन्फ्लुएंस है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स उसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं. यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच इज़ एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इन सब के इम्पैक्ट को भी हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है, यानी कि इन सब का भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. ये सेकेंड लाइन ऑप्शनल है, अगर आपको लिखनी है आप लिखो, अदरवाइज फर्स्ट लाइन ठीक है. सिंपली इतना लिख दो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइजेस को, इनकम्स को नॉर्मली लॉज में अपने कांस्टेंट मान के चलते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी अजम्पशंस होती हैं नॉर्मली वो कैसी होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन. अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर परफेक्ट कंपटीशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, सो उनको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है. बट इन केस ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स उन्होंने नहीं पढ़ा. सो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं और चीज़ों को ख़रीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, एंड जो चीज़ें वो बेच रहे होते हैं वो सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं. उस तरह की मार्केट सिचुएशन को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं. नॉर्मली आम लाइफ में ये वाली मार्केट सिचुएशन ज़्यादातर की नहीं होती. सो ये हम अज्यूम करके चलते हैं बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ में कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके सारे वर्कर्स और आपके सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से काम पे लगे हुए हैं और किसी चीज़ की कोई वेस्टेज नहीं हो रही, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन मानते हैं. उस पर बेस्ड पूरा चैप्टर हमने आगे चल के डिस्कस करना है. क्लोज्ड इकॉनमी. क्लोज्ड इकॉनमी कौन सी होती है? जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करती. एक होती है ओपन इकॉनमी. ओपन वो होती है जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है, क्लोज्ड जो ट्रेड नहीं करती. शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, इस तरह की कुछ अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस ऐसी हैं जो आगे चल के हमने फुल फ्लेज्ड पढ़नी है. सो अभी के लिए आप सिर्फ इनका नाम याद रखो कि ये चीज़ें हम मान के चलते हैं. ऑल्सो वाइल स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल यूनिट्स आर ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम इक्विलिब्रियम में मान के चलते हैं, यानी कि वो फुली सेटिस्फाइड है ऐसा मान के चलते हैं. अगेन सेकेंड लाइन इज़ ऑप्शनल बिकॉज आई नो, क्योंकि अभी आपने सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ा, तो कुछ टर्म्स जो हैं वो आगे चल के हमने डिटेल में पढ़नी है. सो अभी के लिए उनका मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है. जब आगे चल के हम डिटेल में ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ से सिर्फ इतना याद रखो कि माइक्रो में प्राइजेज़ और इनकम्स को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, जबकि मैक्रो में फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये हमारी अजम्पशंस होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. सो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं?
the role of market structure is very important while determining the prices of commodities and factors of production in microeconomics. माइक्रो में हमारी कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो मेन चीज़ जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए वो रहती है मार्केट स्ट्रक्चर. यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो हमने एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा मेन एलिमेंट होता है वो होता है प्राइस. सारी माइक्रो की पढ़ाई जो है वो मेनली प्राइस के आसपास रिवॉल्व करती है. प्राइजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, प्राइजेस के बारे में बहुत कुछ हम माइक्रो में पढ़ते हैं. सो अब क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादातर प्राइजेस के आसपास रिवॉल्व करती है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर का, कि हमारी मार्केट है कैसी, किस टाइप की मार्केट है हमारी. सो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो प्राइजेस को डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्राइजेस चाहे कमोडिटीज़ के हों यानी चीज़ों के हों या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हों. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं. सो इनके प्राइजेस को डिसाइड करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो हेंस यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कौन सा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर. देन दूसरी तरफ मैक्रो है. मैक्रो में रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैक्रो में देखो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, सारा कुछ किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में. सो मैक्रो में जो मेन हमारा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है वो क्या रहता है, गवर्नमेंट रहता है. सो इस पॉइंट का मीनिंग ये निकला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन एक डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो क्या रहती है, मार्केट. हर चीज़ जो है वो मार्केट डिसाइड करती है एक तरह से. मार्केट में प्राइजेस कैसे हैं, डिमांड कैसे है, सप्लाई कैसे है, सारा कुछ उसके आसपास रिवॉल्व करता है. जबकि मैक्रो में सारा कुछ किसके हाथ में रहता है, मेनली गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. सो जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, जो मेजर फैक्टर जो है, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट होती है. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स. दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली क्या पढ़ती है, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ती है एंड उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो क्योंकि पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई है, सो वो पूरी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एंड उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है.